ने यहाँ पर गेम को खेलना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी गेम खेली है जिसमें एक गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है? तो कहानी के शुरू में हम एक मशहूर यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है। वो अपने स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि इस गेम में 8 प्लेयर्स होंगे और 8 ही बेस्ट गेम्स होंगी, लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को अक्लमंदी से खेलेगा और इस गेम का नाम होगा ऑक्टो गेम्स, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हमें जैक्स प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरी नाम की लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी। यहाँ पर सबसे पहले कैरी से जैक्स प्रो के स्टाफ के लोग एक पेपर पर साइन लेते हैं जो कि इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में थी। कैरी तभी यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेती है कि उस स्टूडियो में हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे। यहाँ कैरी के अलावा और लोग भी थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको ये लग रहा था कि वो तभी वहाँ एक स्क्रीन चलती है जिस पर जैक्स प्रो आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो सभी को यहाँ पर गेम्स के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि इस गेम के बाद वो सोशल मीडिया को छोड़ देगा। वो कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिस पर 115 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं अपनी आईडी उस इंसान को दे दूंगा जो इस गेम को जीतेगा, यानी कि इस गेम का विनर होगा। जिसको सुनकर गेम खेलने आए प्लेयर्स सभी खुश हो जाते हैं पर थोड़ा हैरान भी थे। सब कुछ बताने के बाद जैक्स प्रो यहाँ पर सबको पहली गेम का नाम बताता है, साइमन सेज। वो कहता है कि जब साइमन सेज कहकर आप लोगों को कुछ भी करने का कहा जाए, आप लोगों को वैसा ही करना होगा। जैसा कि साइमन कहेगा जंप करो, कूदो, तो आप लोगों को कूदना होगा और अगर इसके अलावा किसी ने कुछ भी किया तो इस गेम से निकाल दिए जाएंगे और बाकी के बच्चे लोग आगे इस गेम को खेलेंगे। इसी तरह से गेम आगे बढ़ती रहेगी और आखिर में एक विनर होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक फॉक्समैन आता है जिसने लोमड़ी का ड्रेस पहना हुआ था। इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करने का था। उसको देखकर सब बहुत खुश थे। वहाँ पर स्टाफ का एक और आदमी जिसने लाल रंग के कपड़े और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर गन लेकर बैठ जाता है। अब गेम शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक प्लेयर ने गलती कर दी थी। वो फॉक्समैन उसको अपने पास बुलाता है और बुरी तरह एक हथौड़ा लेकर उसे मार देता है। उस प्लेयर को मरता देख सभी डर गए थे। तभी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऊपर बैठा आदमी उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। ऐसे ही वो बहुत से लोगों को मार देते हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ पर बचे हुए प्लेयर्स इस बात को समझ गए थे कि अगर उन्होंने इस गेम को ना खेला तो उन्हें भी अपनी जान से जाना होगा। इस गेम को दोबारा से खेलने का कहा जाता है। साइमन सबको एक टांग पर खड़े होने का कहता है, पर एक प्लेयर से गलती हो गई थी, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तभी एक स्टाफ का आदमी उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है कि सबको कुछ वक्त के लिए अपना सांस रोकना होगा। पर यहाँ पर एक लड़की को उल्टी हो जाती है, मतलब वो अपना सांस रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे भी गोली चलाकर मार दिया जाता है। उस लड़की को देखकर वहाँ पर प्लेयर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर मार दिया जाता है। पहला राउंड खत्म हो गया था। बचे थे 8 प्लेयर्स जिनको जैक्स प्रो मुबारकबाद देता है और कहता है कि आप लोगों को इस गेम को खेलना होगा और सभी को एक एक करके अपने बारे में बताने का कहता है। जिनमें से कैरी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगर है, दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था, यानी कि वो बहुत सी लाइव वीडियो गेम्स खेला करता था, तीसरी प्लेयर एक कॉमेडियन होती है, जबकि चौथी एक कुक थी और पांचवा प्लेयर अपना नाम स्टीवन बताता है, छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था, सातवें जिम ट्रेनर और आखिर में 8वीं प्लेयर जो कि कार्टून चैनल की होस्ट थी। इन सब के बाद जैक्स प्रो को एक आदमी उसे इस गेम की वीडियो देता है जिसको लेकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि बहुत जल्दी हम यहाँ से भाग जाएंगे। दोबारा से हम स्टूडियो को देखते हैं। बचे हुए 8 प्लेयर्स को इस गेम को खेलने के लिए कपड़े दिए गए थे जिनको सभी पहन लेते हैं, पर सबके सब अब भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है, ये जिंदा रहेंगी या पहले प्लेयर्स की तरह मारे जाएंगे। यहाँ पर कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर अपनी एक टीम बना ली थी। उन्हें देख बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बना लेता है। जिसके बाद अब दूसरी गेम शुरू हो गई थी। इसमें जैक्स प्रो बताता है कि सबको एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के मुताबिक सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसके बाद जिसका नंबर होगा उसे जंप कूद कर आगे बढ़ना होगा। जब बोर्ड नीला होगा तब आप लोगों ने आगे जाना है और लाल रंग के आने पर रुक जाना होगा। अगर कोई लाल रंग के आने पर आगे बढ़ा या कूदा तो वो हार जाएगा। जैसे ही कोई भी एक प्लेयर इस गेम में हारेगा तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी।
अब गेम स्टार्ट होती है। बारी बारी सब खेलते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन इसे अपना नंबर बदल लेता है। फिर बारी आती है टीवी शो होस्ट की। वो बहुत ही आराम से अपनी गेम को खेल रही थी। तभी यहाँ पर स्टीवन सीटी बजाता है, जिससे उस बेचारी का ध्यान भटक गया था और गलती से वो लाल रंग के आने पर आगे बढ़ जाती है। तभी फॉक्समैन आता है और आकर उसे अपने हथौड़े से मार देता है। जैसा कि इस गेम का असूल था, जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा। कैरी बहुत रोती है। वो अपनी साथी की जान बचाने की कोशिश करती है, पर फॉक्समैन उसे भी मुक्का मारकर दूर करता है। अब यहाँ पर दूसरी गेम भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद हम बचे 7 प्लेयर्स को देखते हैं, जो एक बड़े हॉल कमरे में थे। कैरी और कॉमेडियन लड़की अभी भी अपनी साथी के लिए बहुत दुखी थी। तभी उन दोनों के पास बिजनेसमैन आता है, जो कह रहा था कि स्टीवन को हराने में उन्हें उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि उसी की वजह से उनकी साथी की मौत हुई है। वो कहता है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो दोनों उसकी बातों को सुनकर हाँ कर देती हैं। मतलब अब ये बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो गई थी। उधर दूसरी साइड पर कुक भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही थी, क्योंकि वो भी अकेली थी। उसे वहाँ पर सब मना कर देते हैं। जब वो स्टीवन के पास जाती है तो वो उसे गुस्से में जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगा था और वो बेहोश हो गई थी। तभी वीडियो गेमर लड़का उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है। वो कैरी और कॉमेडियन लड़की को ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी साथी की मौत का बहुत अफसोस है। वो लड़का भी अब कैरी और कॉमेडियन लड़की के साथ मिल गया था। वो उन दोनों से कहता है कि आज रात हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि वो और मजीद इस गेम को खेलना नहीं चाहते थे। उधर दूसरी तरफ हम जैक स्प्रो को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ था, जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। उसके दोस्त के पास सभी प्लेयर्स के मोबाइल फोन्स थे, जो बैठकर मोबाइल से उनके घर वालों को मैसेजेस कर रही थी, ताकि किसी को भी शक न हो कि वो मुसीबत में है, क्योंकि इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से भागने का प्लान भी बना लेते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स के लिए है, जिसका नाम था ऑब्स्टिकल कोर्स। इस गेम में इन्होंने भूल भुलैया बाउंसी को पार करना था। जैक स्प्रो बताता है कि ये प्लेयर्स की मर्जी होगी कि वो इस गेम को खेलना चाहते हैं या नहीं। तभी ये बात सुनते ही जिम ट्रेनर जल्दी से इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और टाइम शुरू होते ही ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करने लगी थी, मगर उसके अंदर जाते ही उसे फॉक्समैन मिलता है, जो उसे आगे जाने से रोक रहा था। पर जैसे तैसे वो उससे बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पर पूरा नहीं किया था। कैरी भी इस गेम को खेलना चाहती थी, पर रुक जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे बाहर की जिंदगी जैसी मर्जी हो, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मगर थोड़ी ही देर बाद वो कहती है, क्या पता इस गेम को जीतने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाए। इसीलिए ये सब सोचकर वो दोबारा से टीम में जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये गेम भी खत्म हो गई थी। अब रात को हम एक लड़की को देखते हैं, जो हॉल के बाहर पहरा दे रही थी, जो जैक स्प्रो की साथी थी। वो अपनी जेब में कुछ छुपाती है। ऐसा करते उसे दूसरा आदमी देख लेता है और कहता है कि सोच लो, जैक स्प्रो के साथ अगर कोई गद्दारी करोगी तो बहुत पछताओगी। लेकिन वो ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और कॉल करके जैक स्प्रो की दोस्त को बुलाती है। वो उस चीज को लेकर उसे दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक स्प्रो की दोस्त उसे मारना चाहती थी और उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था, ताकि वो जैक स्प्रो को मार सके। इसके बाद हमें दोबारा से हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरी का साथी उसे जगाता है, जो कि सो रही थी, क्योंकि आज रात इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान किया हुआ था। वो लड़का जाकर फॉक्समैन को देखता है। उसे लग रहा था कि वो सो रहा है, पर जैसे ही वो उसके हथौड़े को हाथ लगाता है तो वो जाग जाता है। तभी वो लड़का उससे डर जाता है और चुपचाप जाकर सो गया था। सुबह भी हो गई थी। साथ ही इनकी चौथी गेम भी शुरू हो जाती है। ये गेम थी म्यूजिकल चेयर, यानी कि जब तक म्यूजिक चलता रहेगा इन्हें चेयर्स के इर्द गिर्द घूमना होगा और म्यूजिक के बंद होने पर जीत जाएगा और जो नहीं बैठ पाएगा वो हार जाएगा। फिर जो आखिर तक इस गेम को खेलेगा उसके अकाउंट में बहुत से पैसे भेजे जाएंगे। ये गेम अब शुरू होती है। एक एक कर सभी प्लेयर्स बाहर हो गए थे। आखिर में कुक लेडी और स्टीवन बचते हैं, जहाँ दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो गेम से तो बाहर हो गए थे, पर वो अभी भी जिंदा थे। तभी यहाँ पर जैक स्प्रो की वीडियो चलती है, जिसमें वो बताता है कि गेम में एक मजे का ट्विस्ट है। यहाँ पर वो मरेगा जो आखिर में चेयर पर नहीं बैठ पाएगा। अब स्टीवन और कुक लेडी में मुकाबला होता है, जहाँ पर कुक लेडी जीत रही थी, लेकिन तभी स्टीवन उसे चेयर से नीचे गिरा देता है
और खुद उस चेयर पर बैठ गया था। बेईमानी से स्टीवन ने इस गेम को जीत लिया था। उसकी इस हरकत को बाकी के प्लेयर्स भी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये सब देखकर बिजनेसमैन सबको स्टीवन के खिलाफ भड़काता है कि उसे तो सिर्फ अपनी जीत की पड़ी है, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं। ये सब बातें सुनकर सभी बचे हुए प्लेयर्स बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो गए थे। ये गेम भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद जैक स्प्रो कुक लेडी के पास आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। वो उससे कहता है कि मैंने देखा तुमने सारी गेम्स को बहुत अच्छे से खेला है, पर अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बनो। वो कुक इस बात पर खुशी खुशी मान गई थी। दूसरी तरफ हॉल में कैरी और बाकी के प्लेयर्स थे। इन्होंने अब 5वीं गेम को खेलना था, जिसका नाम था हाइड एंड सी, यानी कि इन्हें इस घर में छुपना होगा और फॉक्समैन इन्हें ढूंढेगा। जैक स्प्रो बताता है कि जिसको सबसे पहले ढूंढ लिया गया वो मारा जाएगा। तभी जल्दी जल्दी सब छुप जाते हैं। फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कैरी छुपी हुई थी, पर तभी स्टीवन आवाज कर देता है जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गया था जहाँ पर बाकी के 2 प्लेयर्स भी छुपे हुए थे। तभी कैरी इस घर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। उधर दूसरी तरफ स्टीवन और बिजनेसमैन मिलकर कॉमेडियन लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फॉक्समैन ने उसे देख लिया था और आवाजें सुनकर कैरी अपनी दोस्त को बचाने जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले फॉक्समैन ने कॉमेडियन लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया था। ये देख कैरी बहुत रोती है। उसकी दोस्त की मौत के साथ ये गेम भी खत्म हो गई थी। कैरी अब बहुत ज्यादा दुखी थी। वो वहाँ पर स्टीवन पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हम दूसरी तरफ जैक स्प्रो को देखते हैं जो कुक लेडी को अपने साथ स्टूडियो में ले गया था, जहाँ पर उसने उसी लड़की को बांध कर रखा हुआ था जिसने इसकी दोस्त को इसे मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब ये था कि जैक स्प्रो को अपनी दोस्त की सच्चाई पता चल गई थी कि वो इसे मारना चाहती है। वो कुक लेडी से कहता है कि इस लड़की को देखो, तुम्हें इसे मारना है, इसने मेरे साथ गद्दारी की है। अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो। ये बात सुनते ही कुक लेडी पागलों की तरह उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद इनकी छठी गेम शुरू हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने बड़ी सी बॉल को दूसरी तरफ फेंकना था जो कि वजन में बहुत भारी थी। अब इस गेम में आखिर में मुकाबला कैरी और बिजनेसमैन का था, जहाँ पर कैरी उसे हरा देती है। उसने कॉमेडियन लड़की का बदला ले लिया था, इसीलिए अब जब यहाँ पर बिजनेसमैन हार गया था तो उसे भी गोली मार दी जाती है, मगर वो मरते हुए फॉक्समैन का मास्क हटा देता है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वो अपना हथौड़ा लेकर बिजनेसमैन को मार देता है। ये देख सभी प्लेयर्स डर गए थे, जिसके बाद जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और इन्हें 7वीं गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम को खेलनी थी। जैक स्प्रो जो अपने दोस्त के साथ था, उसकी दोस्त उसके लिए जूस लाती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। यहाँ पर जैक स्प्रो एक चालाकी करता है। वो उस जूस को पहले अपनी दोस्त को पीने का कहता है, मगर वो नहीं पीती और वहाँ से भाग जाती है। तभी जब वो भाग रही थी तो कुक लेडी वहाँ पर आकर उस पर भी गोलियां चला देती है। उसने उसे भी मार दिया था। इस तरह कुक लेडी ने जैक स्प्रो का भरोसा भी हासिल कर लिया था। वो दोनों एक साथ हो गए थे। अब इन्हें यहाँ पर 7वें गेम को खेलना था जिसका नाम था सही लफ्ज को बताना था, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीवन तो ठीक लफ्ज बता देता है और उसकी जान भी बच गई थी, पर कैरी का दोस्त उसे बचाने की खातिर गलत लफ्ज बोल देता है, जिस वजह से उसे जोरदार झटके दिए जाते हैं। उन झटकों से उसकी भी मौत हो जाती है। उसने कैरी को बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी। वो ये सब देखकर बहुत रोती है। गेम में बचे थे अब स्टीवन और कैरी। यहाँ पर वो स्टीवन से कहती है कि तुम ही सबकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ही सब मरे हैं, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर स्टीवन कैरी से कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कहो पर कल तो मैं ही जीतूंगा। अब अगला दिन भी आ जाता है। इन्हें यहाँ पर आखिरी गेम को खेलना था जिसके असूल ये थे कि प्लेयर्स को मैदान में लगे झंडे को 3 मिनट के लिए पकड़ना होगा। जैक स्प्रो दोनों को ये भी बता देता है कि ये फाइनल और आखिरी गेम है, जिसके बाद मैं इस सारी गेम को अपने अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गेम के शुरू होते ही कैरी और स्टीवन दोनों एक साथ लाल झंडे को पकड़ लेते हैं। तभी जोर लगाकर स्टीवन उस झंडे को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कैरी जमीन पर गिर गई थी। पर जैसे ही कैरी को एक और झंडा नजर आता है जो कि काले रंग का था, वो उसकी तरफ भागती है और उसे ले लेती है, जो बिल्कुल सही झंडा था।
तभी कुक लेडी स्टीवन को गोली चलाकर मार देती है। क्योंकि वो हार चुका था, कुक लेडी ने स्टीवन से अपना बदला भी ले लिया था। जैक स्प्रो स्क्रीन पर आकर कैरी को जीतने की मुबारकबाद देता है। तभी वहाँ पर उसके साथी आ गए थे, जिन्होंने कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। जब कैरी को होश आता है तो वो अपने घर में थी, जहाँ पर उसे जैक स्प्रो की आईडी और लिखा हुआ पासवर्ड मिलता है। तभी वहाँ पर जैक स्प्रो का एक साथी आकर उसका मोबाइल भी दे देता है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरी भी अब सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो गई थी। वो बैठी किसी से आदमी उसे एक वीडियो भेजता है और देखने का कहता है। जैसे ही वो वीडियो को देखती है, वो वीडियो देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि जैक स्प्रो था, जो अपने नए नाम नई आईडी के साथ वापस आ गया था, जो फिर से वीडियोस बना रहा था अपने नए नाम के साथ, जिसको देखकर कैरी बहुत डर गई थी। आगे जैक स्प्रो किसके साथ गेम्स खेलेगा, किस किस की जान लेने वाला था, और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कहानी शुरू 4 जून 1987 से होती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। उसके अंदर एक शैतानी आत्मा आई हुई थी। वहाँ पर फादर, जिनका नाम गैब्रियल था, वो उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो आकर उस लड़के के अंदर आए हुए शैतान से पूछते हैं, तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। फादर गैब्रियल उससे उसका नाम भी पूछते हैं, पर वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो, और पिक जो वो वहाँ पर लाए हुए थे कहते हैं कि अगर तुम सच में डीमन हो तो मुझे इसके अंदर जाकर दिखाओ। वो डीमन ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकलकर पिक के अंदर चला जाता है। ऐसा होते ही फादर गैब्रियल उस पिक को गोली मार देते हैं और डीमन भी भाग गया था, और वो लड़का भी ठीक हो जाता है जिसके अंदर पहले डीमन था। यहाँ पर ये बात तो साफ थी कि फादर गैब्रियल बहुत ही माहिर प्रीस्ट थे। इसके बाद चर्च की काउंसिल में एक मीटिंग होती है, जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया गया था। वहाँ पर सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से डीमन को क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी की इजाजत भी नहीं ली थी। ये सब उसी एक्सॉर्सिज्म की बात कर रहे थे जो हमने अभी कहानी के शुरू में देखा था। फादर सबसे कहते हैं वो दरअसल कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के को दिमागी बीमारी थी। वो ऐसा समझ रहा था कि उसके अंदर डीमन का असर है, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहीं पर मीटिंग में एक फादर कहते हैं कि जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर डीमन हो। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादातर दिमागी बीमारी के बारे में होते हैं। बस कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डीमंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम यही चाहते हो कि मैं अपने ओहदे से हट जाऊं? वो कहते हैं इस तरह की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ पर एक फादर गैब्रियल के केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र करता है। गैब्रियल को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं, जो अपने छोटे बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। असल में 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई, जिसमें उसका छोटा बेटा भी उस वक्त अपने डैड के साथ था। जूलिया का बेटा हेनरी उस एक्सीडेंट में तो बच गया, मगर उसके हस्बैंड की मौत हो गई। उस वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था। वो बोलता ही नहीं था। अब क्योंकि इनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड के खानदानी घर की मुरम्मत करवाकर उसे बेचने आई थी, ताकि उसे बेचकर इन्हें पैसे मिल जाएं। इसलिए कुछ दिन के लिए इन्हें यहीं पर रहना था। पर यहाँ पर जूलिया की बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। अब जब जूलिया अपने घर में आई थी, तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक फादर एस्क्यूबेल से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रखा करते थे। वो उससे कहते हैं कि अगर कोई भी जरूरत हुई तो आप मुझे बुला सकती हैं। यहाँ पर जूलिया की बेटी चारों तरफ जब देख रही थी, तो उसे दीवार पर एक सिंबल निशान नजर आता है, जो कि एक बड़े चर्च का था। तभी उस दीवार में दरार आने लगी थी, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली गई थी। अब ऐसा ही निशान वहाँ पर इनके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनमें से एक को नजर आता है। जब ये गौर करते हैं और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर गैस थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ था। और इस हादसे की वजह से बाकी के वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब चल रहा था, तो वहाँ पर जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसे न जाने क्या हो गया था, उसने अब बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है, तो हेनरी के अंदर एक डीमन की आवाज बोल रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर एक कट भी मार लेता है। यहाँ पर दरअसल जो वर्कर काम करने आया था, उन्होंने आग जलाकर अनजाने में किसी खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था, जिसने बेचारे हेनरी को अपने काबू में कर लिया। हालांकि हेनरी को जूलिया हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि
वो बस अपने डैड की मौत के सदमे में है। जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देती है और कहती है कि हेनरी अगर काबू से बाहर हो तो तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए फादर एस्क्यूबेल के पास जाती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड फादर गैब्रियल को स्पेन जाने का कह रहे थे। हेड उसे हेनरी के बारे में बताते हैं। कहती है कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत मुसीबतों को देखा है, इसीलिए तुम्हें जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है, तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। फादर गैब्रियल अब अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पर पहुंच जाते हैं, पर वो इस बात पर हैरान थे कि हेनरी के अंदर जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल अब जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब ये उसके पास जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन उन्हें देखकर हंसने लगता है और कहता है आ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाना था। फादर गैब्रियल तभी उसे एक निशान दिखाते हैं, जिससे हम हेनरी की आंखों में डीमन की आंखों को भी देख पा रहे थे। जब वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। दरअसल यहाँ पर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो एक्सॉर्सिज्म जादू करना आसान हो जाता है, इससे जल्दी डीमन काबू में आ सकता था। यहाँ पर हेनरी के अंदर का डीमन गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है। दरअसल गैब्रियल पहले आर्मी में था, पर एक जंग में वो लड़ाई से हट गया, मगर इस बात से गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है, जो देखकर गैब्रियल थोड़ा परेशान हो गए थे। वो बाहर आकर एस्क्यूबेल और जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक डीमन है जो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। उसका एक्सॉर्सिज्म उस पर जादू करना आसान नहीं है और अगर हमने जल्दी कुछ न किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। फादर गैब्रियल बताते हैं कि हेनरी को अपने डैड की मौत का सदमा था, जिसका फायदा डीमन ने उठाया, पर ये समझ नहीं आ रही थी कि डीमन हेनरी के अंदर आकर आखिर करना क्या चाहता था। उधर डीमन जूलिया के मरे हुए डैड यानी कि जूलिया के हस्बैंड की आवाज में वो उससे फोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर एस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर हेनरी का एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो डीमन इन्हें इनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई, और एस्क्यूबेल से कहता है कि तुम प्रीस्ट हो ना, फिर भी गलत काम करते हो। ये बात सुनकर एस्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है। गैब्रियल उसे रोकता है, इस वजह से इनका एक्सॉर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाया था। अब बाहर आकर एस्क्यूबेल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है। कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, पर वो नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ, पर जब मुझे एहसास हुआ मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया। इसलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। उसे फादर गैब्रियल को अपने दिल की बात बताकर काफी अच्छा हल्का महसूस हो रहा था। अब बारी थी गैब्रियल की। वो बताते हैं कि जब जंग के दौरान मेरे सारे साथी मर गए तब मैंने प्रीस्ट फादर बनने का फैसला किया। मेरे पास तब सबसे पहला केस एक लड़की का आया। उसको किसी डीमन ने अपने काबू में किया हुआ था, पर मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पर पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी खा लिया। इसीलिए तो जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए परिंदे को निकाला तो मैं डर गया था और वो लड़की बाद में छत से कूद गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मुझे आज तक यही लगता है अगर मैं उसकी बात को मान लेता और उसमें से डीमन को निकाल देता तो आज वो जिंदा होती। इसीलिए अब फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम्हें हेनरी पर नजर रखनी होगी और खुद यहाँ पर उस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इसी घर में एक कुआं मिलता है जिसके ऊपर चर्च के निशान की सील लगी हुई थी, जिसको हटाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल ढांचे नजर आते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चर्च में गैब्रियल के हेड को देखते हैं, जो बैठे एक किताब को पढ़ रही थी, जिसे पढ़कर उन्हें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो डीमन है वो बहुत ताकतवर है। वो एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को पोजेस्ड अपने काबू में कर सकता है। इसी किताब को पढ़ते हुए हेड की तबीयत भी खराब हो रही थी। उधर हेनरी के अंदर का डीमन जो कि एस्क्यूबेल को चालाकी से अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास जाता है तो लिया था, साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है और जूलिया को बेड पर फेंककर उसका गला घोटने लगता है। जब इन सब के बारे में गैब्रियल को पता चला तो वो वहाँ पर आकर सबको बचाते हैं। अब वो एस्क्यूबेल को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कंकाल को देखा था। फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को बताते हैं कि जब जूइस क्रिश्चियन में बदले तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया सजा के तौर पर उन्हें इस जगह पर बंद कर दिया गया था। अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें वैसा ही निशान वाला दरवाजा मिलता है जैसा निशान पहले जूलिया की बेटी ने भी देखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर जाने पर उन्हें बहुत से स्केलेटन्स कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था। उसके हाथ में अंगूठी थी, वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं
पर इन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी इन्हें पिंजरे में बंद कंकाल के पास से मिली थी। वहाँ आगे जाकर इन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। तो गैब्रियल यहाँ पर इस्क्यूबेल को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने एक साथ बहुत से इंसानों को पोजेस्ट किया, जिनका एक्सॉर्सिज्म उस वक्त यहाँ पर किया जा रहा था, मगर वो शैतान डीमन किसी के काबू न आया और उसी ने इन सब का ये हाल किया। जब सबको उस शैतान डीमन के बारे में पता चला तो इस जगह को ऐसे ही बंद कर दिया गया और हेनरी के अंदर जो डीमन है वो भी यही लगता है। तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। मगर यहाँ पर अब वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा आजाद हो गया, पर वो डीमन हेनरी के अंदर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए। इसलिए अब वो गैब्रियल के अंदर आना चाहता था। गैब्रियल यहीं पर एक किताब पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं, जिनमें से ये डीमन भी एक ही है जिसका नाम भी अब गैब्रियल को पता चल गया था। जब डीमन को ये बात पता चलती है कि फादर गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है तो वो तो जैसे पागल सा हो गया था। इसलिए वो अब हेनरी की बहन को भी पोजेस करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो उसकी बेटी को दूर फेंककर अब जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जल्दी से जूलिया उठाकर हेनरी को लगा देती है जो डॉक्टर ने दिया था, जिससे वो अब बेहोश हो गया था और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। तभी ये लोग हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और सभी प्रेयर करके उसका एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीमन इन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को पोसेस कर लेता है जो देखते ही देखते छत की सीलिंग पर चढ़ गई थी। वो जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। डीमन गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। गैब्रियल जब सबकी जान खतरे में देखता है तो वो डीमन की बात को मान गया था, जिससे वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर इस्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चों को जल्दी से यहाँ से जाने का कहता है और खुद यहीं पर रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर आ गया था। फादर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि डीमन पता नहीं उससे क्या क्या गलत काम करवाएगा, पर डीमन ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को खून की उल्टी आ रही थी, इसीलिए ये अब उसी एक्सॉर्सिज्म वाली जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच इस्क्यूबेल भी वहाँ पर पहुँच गया था जो मंत्र पढ़कर एक्सॉर्सिज्म को शुरू करता है, पर तभी उधर डीमन उसके सामने उसी लड़की को ले आता है जिससे इस्क्यूबेल प्यार करता था। वो लड़की खून में नहाई हुई थी, वो उसे मारना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी डीमन उसी लड़की को लाकर खड़ा कर देता है जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई थी। इस्क्यूबेल यहाँ पर उस लड़की के सर पर जब क्रॉस का निशान रखता है जिससे उसका जिस्म फट गया था, अभी गैब्रियल को भी देता है। इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो गई थी, जिसके बाद दोनों इस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर एक्सॉर्सिज्म को शुरू करते हैं और उस डीमन को उन्होंने हेल यानी कि नर्क में भेज दिया था। वहीं पर गैब्रियल की हेड की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वो अब दोनों को बुलाकर शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये शैतानी डीमन पाए जाते हैं। तुम्हें जाकर इन्हें खत्म करना होगा। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर की आवाज को सुन पाते हैं जो बता रहा था कि मेरा नाम एंटोनियो है, मैं काफी मशहूर हूँ क्योंकि लोग मुझे डीमंस को कंट्रोल करने वाले, डीमंस को भगाने वाले और इस तरह के ही कई सारे नामों से जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के अंदर से डीमंस को भगाया भी है, उन पर जादू करके, और ये ताकत की शक्ति मुझे मेरी फैमिली से मिली है। दरअसल एंटोनियो का पूरा ही खानदान नस्ल दर नस्ल पोजेस्ड लोगों यानी जितने डीमंस ने अपने कंट्रोल में किया होता है उनके अंदर से डीमंस को निकाल कर उनकी मदद करती थी। देखते हैं एंटोनियो को, जिसके पास कबीले के कुछ लोग एक लड़की को लेकर आते हैं जिसकी हालत खराब थी, वो बेहोश थी क्योंकि उसे डीमन ने पोजेस्ड किया हुआ था। तब एंटोनियो उस लड़की को अपने सामने लिटाकर उस पर जादू करने लगता है, जहाँ तभी वो लड़की एकदम से आंखें खोलती है। दरअसल उसके अंदर का डीमन जाग चुका था जो उठते ही एंटोनियो पर पूरी तरह हमला कर देता है, पर तभी वो लड़की पर और ताकतवर जादू करके आखिरकार उसे अपने कंट्रोल में कर ही लेता है। इसके बाद कहानी काफी सालों आगे जाती है जहाँ एंटोनियो बूढ़ा हो चुका है और इस वक्त वो मेंटल हॉस्पिटल में है। वो वहाँ की एक औरत को अपने गुजरे वक्त की कहानी सुना रहा था, जिस पर हैरत से वो औरत पूछती है क्या पहले बहुत सारे डीमंस हुआ करती थी जिन्हें तुम भगाने का काम करती थी। तब एंटोनियो कहता है कि वो सब लीजेंड्स थी, यानी डीमंस का एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे डीमंस थे जो सबकी सब खतरनाक थी। तभी इधर एक डॉक्टर आकर एंटोनियो को अपने साथ ले जाता है। हमें पता चलता है कि वो यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि गलती से उसके हाथों किसी का खून हो गया था। पुलिस को छानबीन करने पर उसके घर से ढेर सारा जादू और डीमंस को भगाने का सामान मिला, जिससे पुलिस को लगा कि शायद उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। इसीलिए उन्होंने एंटोनियो को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उसके दिमाग का इलाज हो सके। यहाँ पर वो अपना टाइम गुजारने के लिए बाकी के मरीजों को अपने पास्ट की कहानियाँ सुनाया करता
रहता था। साथ ही थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए यहाँ जो ड्रामास हुआ करते थे उनकी कहानियां भी वो लिखता रहता था। और फिर ऐसे एक दिन वो ड्रामा के डायरेक्टर को कहता है कि डीमंस को भगाने वाला इंसान कभी भी डीमंस की आंखों में नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी शक्तियाँ कमजोर होने लगेंगी और डीमन ताकतवर होता जाएगा। अब उसके दोस्त जो मरीज थी कहती है कि हम बोर हो रही हैं, चलो आज हमें और कहानियां सुनाओ अपनी पास्ट की। तो अब की बार एंटोनियो उस वक्त की कहानी सुनाता है। 6 नवंबर 1980 की रात थी। आसमान पर अजीब तरह का लाल रंग का चांद निकला था। चांद बिल्कुल पूरा था और इसी वक्त एंटोनियो की बेटी पैदा हुई। पर एक और बुरी चीज हो गई। इसी रात उसकी वाइफ पोजेस्ड होकर बार बार एक ही लफ्ज बोल रही थी, कोरिया डीमन, कोरिया डीमन। जो सुनकर एंटोनियो काफी घबरा गया था, क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि मेरी वाइफ और बेटी को कोरिया डीमन से खतरा है, जो बेहद ही खतरनाक डीमन है। इसीलिए अगली सुबह एंटोनियो अपनी मॉम और बेटी के साथ दरिया किनारे जाता है और वहाँ एक रिचुअल, एक जादू करता है। जबकि उसकी मॉम अपनी शक्तियों से एक नेकलेस बनाकर उसे एंटोनियो की बेटी को पहनाती है, जो हर तरह के डीमन से उसकी हिफाजत करेगा। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी बेटी को ये नेकलेस सारी जिंदगी के लिए पहनना होगा। खैर सबके बाद जब एंटोनियो घर वापस आता है तो ये देखकर काफी दुखी हो गया था कि कोरिया डीमन ने उसकी वाइफ को मार दिया। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। एंटोनियो को पता चलता है कि उससे मिलने उसका लॉयर वकील आया है। वो जब उससे मिलता है तो लॉयर कहता है कि गुड, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही शांत बर्ताव रखो, क्योंकि ऐसे करने से तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें जल्दी से इस मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन एंटोनियो को टीवी पर चल रही खबर से पता चलता है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी, जब रेड मून निकला था, बिल्कुल वैसे ही रेड मून फिर से दिखने वाला है। इसके बाद अब एंटोनियो की बेटी को देखती है, जो अब काफी बड़ी हो गई थी और एक कंपनी में जॉब करती थी। फिर रात को जब वो सो रही थी तो उसे अपने पास किसी डीमन का एहसास होता है, जो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था, जिस आहट से उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपने सामने एक डीमन देख भी जाता है। पर हैरत, वो बिल्कुल भी नहीं डरती। ऐसे ही नॉर्मल होते हुए वो लाइट जलाती है, पर डीमन वहाँ से गायब हो गया था। अब यहाँ उसकी बेटी ने डीमन को देखकर कोई एक्सप्रेशन यानी तासुरात इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये डीमंस वगैरह उसके लिए नई चीज नहीं थी, मतलब कि बचपन से ही वो ये सब कुछ देखती आ रही थी। फिर इसके बाद अगले दिन एंटोनियो से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम क्लियर था। क्लियर के जरिए एंटोनियो को अपनी मॉम का मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहती है कि इस रेड मून वाली रात को कोरिया डीमन तुम्हारी बेटी को सेक्रीफाइस की बलि देगा, तो अब उसे रेड मून की रात होने से पहले ही कोरिया डीमन को खत्म करना होगा। तो इसलिए अब एंटोनियो इस मेंटल हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन भागते भागते गार्ड से बचने के चक्कर में वो उस औरत के कमरे में चला जाता है जिसे वो कहानियां सुनाया करता था। वो एंटोनियो को कहती है कि तुमने अपनी बेटी की कहानी अधूरी सुनाई थी, आगे क्या हुआ वो तो बताओ। तो वो बताने लगता है कि हमारे खानदान के खून में अलग ही तरह की ताकत है, जिसमें हमारा यकीन होना और खुशी से रहना बहुत जरूरी है, और अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी शक्तियाँ कम होती जाती हैं। जैसे कि जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तो मैं दुखी रहने लग गया था, तो इसी वजह से मेरी शक्तियाँ कुछ हद तक कम हो गई थी, मैं कमजोर हो गया, जबकि मेरे मुकाबले में हमारा दुश्मन कोरिया डीमन और ताकतवर हो गया। असल में मेरा यकीन कम हो गया था। और फिर जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी के अंदर भी बिल्कुल मेरे जैसी ही शक्ति है। फिर एक रात जब मैं और मेरी बेटी सो रही थी तो कोरिया डीमन ने मेरी बेटी पर हमला कर दिया और उसके गले का नेकलेस चुरा लिया, जो मेरी मॉम ने उसके लिए बनाया था। अब नेकलेस ना होने की वजह से मेरी बेटी का मेरी और उसकी खुद की जादुई ताकतों से यकीन उठने लगा, जिसकी बात उसका बर्ताव एकदम से ही बदल गया और उसे यहाँ जंगल में रहने से मसला होने लगा, जहाँ हम शुरू से ही कबीलों की सूरत में रहती आ रही थी। तो इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी बेटी को शहर लाना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मैं डीमंस को भगाने का काम अभी भी करता रहा। तो जाहिर है इस काम के लिए मेरे पास सारा सामान भी था, पर ये चीज मेरी बेटी को जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जब मेरी बेटी के स्कूल में बाकी बच्चों को ये बात पता चलती है कि मैं भूतों डीमंस को भगाने का काम करता हूँ, तो वो उसे चिढ़ाती है, उसका मजाक बनाती है, और तो और वो पोजेस लोगों को अपने इसी घर में रहकर पहले उनका डीमन भगाता था और फिर उनके चोटों की, उनकी जख्मों की मरहम पट्टी भी करता था। तो इसलिए दिन रात उसके घर से ड्रावनी चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। फिर जब उसकी बेटी 17 साल की हुई तो इन्हीं सब चीजों को लेकर एंटोनियो की अपनी बेटी के साथ बहस हो गई। उसकी बेटी को इतना गुस्सा आया कि उसने वो दरवाजा खोल दिया जिस कमरे के अंदर पोजेस काफी जालिम खतरनाक लग रहा था। उसने एंटोनियो की बेटी को पकड़ लिया और उसे बस मारने ही वाला था कि तभी अपनी बेटी को बचाने के लिए एंटोनियो ने उस पर हमला कर दिया। और ये हमला इतना जानलेवा था कि उस आदमी की मौत ही हो गई।
और यही वो खून था जिसके इल्जाम में आज वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। एंटोनियो ने उन सभी को ये पूरी कहानी सुना दी थी और अब वो हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब हो ही जाता है। बाहर गाड़ी में क्लेयर उसकी मदद करने उसे लेने के लिए आई थी, जो पहले भी एंटोनियो की मॉम का मैसेज लेकर आई थी। अब क्लेयर उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसे अपने आगे का सारा प्लान समझाती है कि अगर आप अपनी बेटी के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा डैड बन के उसका भरोसा जीतना होगा। यानी कि तुम्हारी बेटी हमेशा से जैसा नॉर्मल डैड चाहती थी आपको वैसा बनना होगा। और अगर ऐसा करके एक बार तुमने अपनी बेटी का भरोसा जीत लिया तो फिर तुम जादू करके कोरिया डीमन से लड़कर उसका खात्मा कर सकते हो और उसे उसके प्लान में नाकाम कर सकते हो। इतना कहकर क्लियर उन्हें एक मोबाइल देती है, ये कहते हुए कि अगर मुझे बुलाना हो, मेरी जरूरत हो तो फिर मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एंटोनियो उसी मोबाइल के से कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल उसे हो ही नहीं पाती क्योंकि टच मोबाइल उसे इस्तेमाल करने ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उसे पासवर्ड तक नहीं खुलता। तो अब इसीलिए अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ऑफिस से चला जाता है, पर उसकी बेटी ना तो उससे मिलती है बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में कॉल कर देती है कि आकर मेरे डैड को यहाँ से ले जाए। और अब इससे पहले कि हॉस्पिटल वाले यहाँ आकर एंटोनियो को अपने साथ ले जाते, वो पहले ही वहाँ से निकलकर वापस होटल में आ जाता है और अब वो कोरिया डीमन को मारने वाला सारा सामान तैयार करने लगता है। अपनी बेटी से मिलने के लिए एंटोनियो अगले दिन दोबारा से उसके ऑफिस जाता है, जहाँ अब की बार वो बाकी वर्कर्स पर अपना जादू करता है जिससे वो एक साथ उठकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सिवाय उसकी बेटी की वो अकेली यहाँ बैठी रहती है। वो अब भी अपने डैड से नहीं मिलना चाह रही थी, उनसे दूर भाग रही थी। वो उनसे इतना डरने लगती है कि उसका ख्याल था कि कहीं मेरे डैड मुझे ही ना मार दे। लेकिन यहाँ उसके डैड धीरे धीरे गद्दी आगे आते हैं और उसे कोरिया डीमन का इरादा था कि वो शैतान को यानी बुराई को लोगों की बलि देकर उसे इस दुनिया में लाएगी जिससे यहाँ हर तरफ उनका ही रंज। पर अभी भी वो इतना डरी हुई थी कि उन्हें चुप रहने का, यहाँ से जाने का कहती है। वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो इसीलिए एंटोनियो दुखी होती हुई वापस होटल में आ जाता है, जहाँ पर क्लेयर पहले से उसका इंतजार कर रही थी। एंटोनियो उसको बताता है कि अगर मेरी बेटी खुद को जान जाए यानी उसे खुद ही एहसास हो जाए कि वो क्या है और उसके खून में कितनी शक्ति ताकत है तो कोरिया डीमन की ताकतें अपने आप ही कम हो जाएंगी। वो कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा। बस मेरी बेटी को इस सब पर यकीन करने की जरूरत है। खैर अब क्लेयर उसे अपनी हिफाजत करने के लिए एक होली वाटर की बोतल देती है जो डीमन से लड़ने में उसके काम आएगा और इसकी हिफाजत करेगा, और खुद यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद एंटोनियो रिचुअल इन्हें जादू करना शुरू करता है कि उसकी बेटी को इस बात का एहसास हो जाए कि वो क्या है, वो खुद को पहचान दे। तो तभी वहाँ लॉयर के रूप में वो डीमन आ जाता है जो पहले उसकी बेटी के कमरे में जाता है और बाद में बाहर आकर एंटोनियो पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। तो अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा सा होली वाटर उसके ऊपर फेंक देता है जिससे उसका आधा चेहरा जल जाता है। पर अगले ही पल यहाँ मेंटल हॉस्पिटल के लोग आ जाते हैं जो एंटोनियो को बेहोश करके वापस से मेंटल हॉस्पिटल में ले आते हैं। उनका मानना अभी भी यही था कि एंटोनियो पागल होता जा रहा है, तो इसलिए अब की बार उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। और अगले दिन वो रात आ ही जाती है जब रेड मून था। आज भी वो लॉयर डीमन के रूप में एंटोनियो की बेटी के पास जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। वो उस पर हमला करके बेहोश कर देता है और फिर उसे सेक्रीफाइस करने वाला काला जादू करना शुरू करता है। उधर हॉस्पिटल की एक नर्स जब एंटोनियो को सामान चेक करती है तो उनमें से उसे होली वाटर भी मिल जाता है जिसे वो शरबत समझ के पी जाती है। उसकी ऐसा करती वो बदलने लगती है जैसे कोई क्रीचर डीमन बन रही है और उसे भी किसी ने पोसेस्ड कर लिया हो। वो काफी डरावनी लग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगती है जिसे देखकर हॉस्पिटल के सारे लोग काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। वो औरत सीधा जाती है एंटोनियो के कमरे में। वो रस्सी से बंधा हुआ था तो आजाद होने में उसकी मदद करती है। इसी दौरान यहाँ क्लियर भी आ चुकी थी जो एंटोनियो की बेटी के घर पहुँचती है। उधर एंटोनियो की बेटी पर उसका दोस्त यानी लॉयर सेक्रीफाइस वाला जादू कर रहा था, जिस बीच उसकी बेटी को होश आ जाती है और वो अपने दोस्त जिसे डीमन ने पोजेस्ट किया हुआ था पेट में चाकू घुसा देती है और वहाँ से भागकर छत पर आकर छुप जाती है। जिसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ एंटोनियो और क्लियर भी आ जाते हैं हथियार अपने साथ लेकर। पर मौका देकर कोरिया डीमन पीछे से आता है और क्लियर पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद एंटोनियो के पास कोरिया डीमन उसकी वाइफ के रूप में आता है और उसे जज्बाती बातें करके अपने जान पे फंसाने की कोशिश करने लगता है ताकि मौका पाकर वो एंटोनियो को भी मार दे। पर तभी इधर आ जाती है उसकी बेटी जो अपने डैड की जान बचाती है क्योंकि वो खुद को पहचान चुकी थी और सारा सच भी उसे पता चल चुका था। और अब ठीक मौका पाकर एंटोनियो उस कोरिया डीमन के सीने में अपना ही बनाया हुआ जादुई खंजर को साध देता है, जिससे अब जाकर आखिरकार उस डीमन का खात्मा हो पाता है। फिर एंटोनियो खंजर से उस डीमन का पेट भी काट देता है। उसके पेट में से वो नेकलेस निकालकर अपनी बेटी को देता है पहनने के लिए।
तो अब की बार उसकी बेटी उस नेकलेस को पहन भी लेती है फख्र के साथ, क्योंकि उसे यकीन हो गया था और उसके डैड ने जो भी कहा था सब सच कहा था। तो वो भी फैसला करती है कि आगे के मिशंस में मैं अपने डैड का साथ दूंगी। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।